नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे जुड़ी हुई हैं। आज के शो की शुरुआत करेंगे तीसरे चरण के चुनाव से। अब तक 2 चरणों के मतदान में महिलाओं का मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। मध्य प्रदेश में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है, वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर। लेकिन यहां महिलाओं की मतदान में भागीदारी बहुत कम देखी गई है। क्यों और इसका कितना असर पड़ेगा, जानेंगे विस्तार से। दूसरी खबर जुड़ी है छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के समीकरण से। आज तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का पर्व अब खत्म हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के महारथियों ने यहां एड़ी चोटी का बल लगाया है। क्या चुनावी मुद्दे रहे, आपको बताएंगे आगे विस्तार से। तीसरी खबर है मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री और महाराजा के चुनावी रण से जुड़ी हुई। 3 हॉट सीटों पर आज मतदान हुआ है। तीनों नेताओं ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। क्या दावे किए हैं, आपको हम वो भी आगे सुनाएंगे। चौथी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई। अंतिम चरण की सीटों पर दोनों ही पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज धार और खरगोन में चुनावी हुंकार भरी। यहाँ प्रधानमंत्री ने निमाड़ी भाषा से अपने भाषण की शुरुआत की। आपको हम ये आगे सुनाएंगे। और 5वीं बड़ी खबर है मुस्लिम आरक्षण से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद ने आज गलती से कहें या जानबूझकर मुस्लिम आरक्षण पर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, फौरन लालू यादव ने अपने बयान से यू टर्न मार लिया। उन्होंने क्या कहा और क्यों इस पर राजनीति हो रही है, जानेंगे विस्तार से। द एडिटर शो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिलाओं के वोटिंग को लेकर उत्साह और दिलचस्पी से जुड़ी खबर से। मतदान के तीसरे चरण में भी महिला वोटरों का उत्साह ठंडा ही रहा। हालांकि पिछले 2 चरण के मुकाबले महिला वोटरों में वोटिंग का प्रतिशत तो सुधरा है, मगर बात अब भी वही आ रही है कि महिला वोटरों का वो उत्साह कहां गायब हो गया जो विधानसभा चुनाव में सामने आया था। और 3 राज्यों में इन महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सरकार बनवाई थी। महिला मतदाता के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, ये देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2 चरणों में हुए मतदान प्रतिशत को देखने के बाद चुनाव आयोग और राजनेताओं की चिंता बढ़ गई। लिहाजा तीसरे चरण में वोटर्स को लुभाने के लिए कई प्रलोभन दिए गए। कहीं लकी ड्रॉ खोले गए, फ्रिज टीवी जैसे तरह तरह के उपहार बांटे गए। तेज धूप में वोटर्स को परेशानी ना हो, इसके लिए ठंडे पानी से लेकर शरबत तक की व्यवस्था की गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी चुनाव आयोग कहे या फिर नेता महिलाओं को मतदान केंद्र तक पूरी तरह लाने में नाकाम रहे। बीते 2 चरणों का मतदान प्रतिशत ये गवाही दे रहा है कि महिलाओं ने इस बार चुनाव में कम दिलचस्पी दिखाई है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। 19 अप्रैल को देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। चुनाव में कुल 66.22% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं महिलाओं का वोटिंग परसेंट 66.07% ही रहा, यानी पुरुषों से कम। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 68.58% पुरुष और 66.91% महिलाओं ने वोटिंग की। और छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर 68.97% पुरुष और 67.68% महिलाओं ने वोट डाले। 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। देश भर में 66.99% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की। यहाँ भी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से काफी कम देखने को मिली, 66.42%। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर हुए मतदान में 77.07% पुरुष और 75.44% महिलाओं ने वोट डाले। और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 61.54 पुरुष और 55.37% महिलाओं ने वोट डाले। पहले 2 चरणों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा है। 2019 के मुकाबले इस बार पहले 2 फेज में पुरुषों की तुलना में वोटों में लगभग 0.8% अधिक कमी दर्ज की गई है। महिलाओं का घटा हुआ मतदान प्रतिशत बड़े संकेत देता है और ये संकेत सरकार के लिए चिंता बढ़ाता है।
महिलाओं के मन में क्या है? माना जाता है महिलाएं सरकार बदलने के लिए वोट नहीं करती हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत कम होना क्या बीजेपी के लिए खतरा? महिलाओं का वोट न देना जागरूकता की कमी को उजागर करता है। फिजूल के मुद्दों ने महिलाओं की दिलचस्पी चुनाव से कम कर दी है। मध्य प्रदेश की स्टेट स्वीप आइकन अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने महिलाओं के कम होते मतदान प्रतिशत पर चिंता जाहिर की है। वोटिंग रेट है, परसेंटेज है महिलाओं का, वो कम रहा है और मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि हमारे शायद देश में अभी भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कराया जा रहा है, या वो शायद खुद पिछड़ा हुआ महसूस कर रही हैं और शायद उन्हें उस भंवर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं का बीजेपी से मन ऊब चुका है। जितना प्रतिशत भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए किया गया है। महिलाओं का मोह भाजपा से हो चुका है। उनने ये देख लिया कि उन महिलाओं के लिए जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की वो ना तो उन्होंने पूरी की हैं, और बल्कि आज आप देखिए मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 बना, बेरोजगारी आगे चरम पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है। तो महिलाएं अब भाजपा से तो प्रताड़ित हो चुकी हैं। 3 चरणों के मतदान में महिलाओं का वोटिंग परसेंट कम ही रहा है, लेकिन अगले 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। ये कहना अभी मुश्किल ही है कि महिलाएं आगे आने वाले चरणों में मतदान केंद्रों तक पहुंचती हैं या नहीं। लेकिन अब तक के 3 चरण ये साफ बयां कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार और रैलियां महिलाओं के मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। चुनाव के जानकार बताते हैं कि महिलाएं बहुत कम ही सरकार के खिलाफ वोट करती हैं, इसलिए शुरुआती 2 चरणों में महिला वोटरों का गिरता प्रतिशत सभी वर्तमान सरकारों की नींद उड़ाए हुए था। यही वजह है कि महिला मतदाताओं को साधने में पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत वर्तमान सरकार को सुकून दे रहा है। वैसे भी हमारा देश दुनिया का वो अग्रणी देश है जिसने संविधान लागू होने के पहले दिन से ही अपनी आधी आबादी को वोट का अधिकार दिया है। नहीं तो दुनिया के बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में धुआंधार प्रचार, छत्तीसगढ़ दोनों का गवाह रहा। आज प्रदेश में तीनों चरणों की वोटिंग खत्म हो गई, यानी पूरी 11 की 11 सीटों पर चुनाव हो गए हैं। लेकिन इससे पहले नेताओं ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नेताओं और राजनीतिक दलों का कितना जोर चला मतदाताओं पर और किसकी बात मानी मतदाताओं ने, और मतदाताओं के मन की बात किसके पक्ष में रही, इसका पता चलेगा 4 जून को परिणाम वाले दिन। छत्तीसगढ़ चुनाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही लोकतंत्र का पर्व खत्म हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस समेत बाकी सभी दलों ने अपने अपने संकल्प पत्र, घोषणाएं और गारंटियों से मतदाताओं को साधने की कोशिश की। बीजेपी भगवान राम, हिंदुत्व और मोदी की छवि को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। मकसद था प्रदेश की 11 की 11 सीटें जीतना, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। इसलिए इस बार बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए सारे महारथी उतारे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 4 सभाएं की। इसके अलावा बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने कई मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ के राजभवन भी ठहरे। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से
नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस दो ही बातों का अलायंस है, दो ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बीजेपी के दिग्गजों ने यहां राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया, देश की उपलब्धियों को गिनाया, भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दी, 5 साल तक निःशुल्क राशन का वादा किया, शुद्ध पेयजल और पक्का आवास का वादा भी किया। वहीं कांग्रेस ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी सभा करके कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने प्रमुख मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री और उनकी योजनाओं पर तंज कसने पर ज्यादा फोकस रखा, साथ ही साथ अपनी न्याय गारंटियों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे। लोकसभा सीटों में जो निष्क्रिय भाजपा के सांसद रहे हैं और जो मोदी सरकार की जो वादा खिलाफी है, उससे जनता हताश और परेशान रही है और जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी पर भरोसा किया है। महिलाएं बढ़ चढ़ मतदान में हिस्सा ली है, युवाओं का भी रुझान रहा है। तो निश्चित हो चुका है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी सभाओं की तुलना करें तो बीजेपी ने 17 बड़ी सभाएं की, जबकि कांग्रेस की 6 बड़ी सभाएं हुई। मुद्दों की असली परीक्षा अब तीसरे चरण के चुनाव में होगी। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों में जमकर प्रचार प्रसार किया और सभी ने 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। रिजल्ट देख लीजिएगा 4 जून तक आप और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, इससे देश को फायदा, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से, जनता से सीधा उन्होंने संदेश दिया है कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र बनाया, उससे सभी लोगों को फायदा होगा। इससे अच्छा संदेश गया है और कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल बना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता गंवाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 11 में से 9 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी। वहीं राज्य बनने के बाद से कांग्रेस 2004-2019 में ही 2 लोकसभा सीटों के आंकड़े तक पहुंची, जबकि बाकी के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में हमेशा एक ही सीट आई है। इन आंकड़ों के बावजूद भी कांग्रेस दावों में पीछे नहीं है। फिलहाल 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पास। लेकिन इस बार के लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने एक सीट को जीतने के लिए प्रचार प्रसार किया है, उसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस बार छत्तीसगढ़ का मतदान इस मायने में यादगार रहा कि जब देश भर में मतदान का प्रतिशत गिर रहा था, तब इस प्रदेश के वोटर ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया और तीनों चरणों में वोटिंग का रिकॉर्ड बनाया और साबित किया कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के उत्साही वोटरों को हमारा भी सलाम। तीसरे चरण के वोटिंग वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान वाली सीटों खरगोन और धार में प्रचार करने को आ गए। प्रदेश में अब निमाड़ मालवा अंचल की सीटों पर वोट पड़ने हैं, लिहाजा मोदी जी ने नर्मदा की जयकार के साथ सभा की शुरुआत तो की, मगर यहां भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। मोदी ने संविधान को बदलने के कांग्रेस के आरोप का कड़ाई से न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोधी बताकर दलित वोटरों को साधने की कोशिश भी की। मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश की सियासत में ये अंचल हमेशा ही निर्णायक भूमिका अदा करता है। 8 में से रतलाम, धार और खरगोन सीट
दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम है। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से धार रतलाम में कांग्रेस उत्साहित है, जबकि बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरों के साथ उतरी है। लिहाजा बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत यहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। नए चेहरों को हिम्मत देने और पूरी ताकत लगाने के लिए खुद पीएम ने धार और खरगोन में चुनावी सभाएं की। मध्य प्रदेश के धार की धरा से पीएम मोदी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला बोला। 400 पार के नारे को लेकर हो रही बयानबाजी पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जवाब मध्य प्रदेश की सरजमी से दिया है। इसकी भी वजह खास है क्योंकि 400 पार के नारे को लेकर राहुल गांधी ने 6 मई को मध्य प्रदेश के रतलाम से ही पीएम मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि ये 400 पार की बात संविधान को बदलने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। देश भर में विपक्ष संविधान का मुद्दा उठा रहा है और कह रहा है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। 2024 के संग्राम की शुरुआत बीजेपी ने 400 पार के नारे के साथ की थी और जैसे जैसे चुनाव के रण आगे बढ़ रहे हैं, सियासी रण में ये नारा जोरों से गूंज रहा है। कांग्रेस इस नारे पर सवाल खड़ा कर रही है तो अब पीएम मोदी जवाब भी दे रहे हैं, यानी अब 400 पार पर आर पार की लड़ाई होने लगी है। अब देखना होगा कि ये नारा किसकी नैया पार लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एमपी के मन में मोदी के नारे से बीजेपी ने विधानसभा की जंग जीती थी, तो अब लोकसभा के लिए भी मोदी अपनी पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 3 चरणों में मोदी ने अब तक मध्य प्रदेश में 7 सभाएं और 2 रोड शो का दिए हैं। अब देखना यह है कि 4 चरणों में मोदी की मेहनत मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन स्वीप करवाती है या फिर कांग्रेस 1-2 सीट छीन ले जाती है। 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजों पर अब हम सबकी नजर रहेगी। मुस्लिम आरक्षण का जिन्न एक बार फिर चिराग से निकल आया है। इस बार इस चिराग को रगड़ने का काम किया है लालू यादव ने। लालू ने मुस्लिम को आरक्षण की बात कहकर बीजेपी के उस मुद्दे को हवा दी जिसे बीजेपी पहले से ही भड़का रही थी। बस बीजेपी के खुलकर आते ही लालू पीछे हटे, मगर तब तक बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई और अब पूरा इंडिया गठबंधन इस विवादित मसले पर सफाई देने में जुट गया है। देखिए लालू के मुस्लिम आरक्षण राग पर यह हमारी खास रिपोर्ट। मुस्लिम आरक्षण पर बढ़ा बवाल, लालू ने मारा यू टर्न, पलटा बयान। अपनी बयानबाजी के लिए पहचाने जाने वाले इंडिया अलायंस के प्रमुख और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी राजनीति में बवंडर मच गया। देश में अभी संविधान को बदलकर रखने का मुद्दा गर्म है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आरक्षण बचाव का मुद्दा उठा रहे थे। इंडिया अलायंस की रणनीति कहें या राहुल की मनमर्जी, जो जगह जगह संविधान को हाथ में लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं जब बयान से राजनीति गरमाई तो फिर नेताजी ने यू टर्न भी मार लिया और थोड़ा बदलते हुए सुर में दोबारा अपनी बात रखी। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। तो सुना आपने, पहले कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना ही चाहिए
और फिर कुछ ही देर में कहते हुए सुनाई दिए कि आरक्षण सामाजिक न्याय के आधार पर होता है, धर्म आधार नहीं होता। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ हर शब्द के मायने होते हैं। लालू प्रसाद के एक बयान ने उनकी पार्टी और इंडिया अलायंस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा और जमकर हमलावर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के बयान पर सवाल उठाया कि आखिर इसका क्या मतलब है? क्या SC, ST और OBC समाज का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए? लालू के बयान पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया और कहा कि लालू के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। एक व्यक्ति को लालू प्रसाद जी ने 15 साल के शासन में एक आरक्षण नहीं दिया, लोगों को नौकरी नहीं दी। आज यदि बिहार के लोग बेरोजगार हैं तो लालू प्रसाद जी के चलते हैं। संविधान विरोधी लालू प्रसाद हैं और आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं। आरक्षण का हमने समर्थन किया है, उसके बाद विपक्ष की आवाज को नहीं सुनना, ये जान के भ्रम का वातावरण फैलाना, विषय को डाइवर्ट करना, विषयांतर करना, क्योंकि इनका नीयत साफ नहीं है, पहले भी देखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार से उठे सुर का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि जो कर्नाटक में किया वो देश में करना चाहते हैं। ये बैकडोर एंट्री OBC आरक्षण पर डाका डालने का प्रयास कांग्रेस करना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक के अंदर किया है, क्योंकि आप OBC और अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के आरक्षण में आप मुस्लिम को आरक्षण देंगे तो यानी उसमें आप डाका डालेंगे। तो ये बैकडोर एंट्री करके जो इन्होंने कर्नाटक में किया उसको पूरे देश के अंदर कांग्रेस लागू करना चाहती है। इनकी बहुत साफ मानसिकता है। देश में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे दिया जाता है, मुस्लिम आरक्षण की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियां OBC में शामिल हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को आरक्षण मिलता है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरी में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। वहीं तमिलनाडु में 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। मुस्लिम समुदाय की ओर से लगातार आरक्षण की मांग होती रही है। क्या इस समुदाय को संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जा सकता है? यही सवाल एक बार फिर खड़ा हो चुका है। लेकिन संविधान क्या कहता है वो भी जान लीजिए। केवल धर्म के आधार पर अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बीजेपी के रणनीतिकार इस लोकसभा चुनाव को पहले दिन से ही ध्रुवीकरण के मसले की ओर ले जाना चाहते थे। मोदी ने दूसरे चरण में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया, मगर अब लालू के बयान ने उसे वो मुद्दा दे दिया जो बीजेपी हमेशा से चाह रही थी। अब आगे के 4 दौर के चुनाव में ये मुद्दा लगातार हावी रहेगा। देखना है इंडिया गठबंधन इससे किस तरह से निपटता है। मध्य प्रदेश में तीसरे दौर के चुनाव में 9 सीटों पर वोट पड़े हैं। वोट का शुरुआती प्रतिशत ये तो बता रहा है कि वोटर को मतदान केंद्र तक लाने की राजनीतिक दलों की मशक्कत रंग तो लाई, मगर पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत छू नहीं सके। इस दौर में चुनाव में 3 बड़े दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की किस्मत अब EVM में कैद हो गई है। ये चुनाव के नतीजे इन 3 बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत भी तय करेंगे। मध्य प्रदेश में इस दौर के मतदान में क्या खास रहा, देखिए ये रिपोर्ट। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में वोट डाले गए, उन सीटों में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई है। विदिशा से पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। वोटिंग वाले दिन सुबह से ही तीनों नेता बेहद ही एक्टिव मूड में नजर आए। दिन चढ़ता गया, मतदान बढ़ता गया और नेताओं के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। तो नतीजों का तनाव भी। चुनाव में सिंधिया के सामने चुनौती अपनी खोई हुई सीट को वापस हासिल करने की थी और इसको लेकर वो बेहद उम्मीद से भरे भी नजर आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में प्रधानमंत्री तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की जीत तो पहले दिन से ही तय थी, लेकिन उनकी कोशिश हर रोज जीत का अंतर बड़ा करने की रही। जरा सुनिए खुद पर और जनता पर यकीन किस कदर है। अच्छा एक बात बताओ, चुनाव जीतना तो तय है कि नहीं है? तो जीते तो ऐसे धूमधाम से जीते कि दुनिया देखे कि खातेगांव परिवार वालों ने कैसे चुनाव जीता। हालांकि नाम का ऐलान हुआ तो दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती 4.5 लाख वोटों के अंतर को पाटने की थी और ये उनकी चिंता भी थी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधि कौन हो, ये चुनाव उसका है। क्या जनता का समर्थन मिल रहा है आपको इस यात्रा में? लगता तो है। जीतेंगे आप? 4.5 लाख का गड्ढा है, पूर्ति करेंगे। मतदान के दिन तक आते आते दिग्विजय सिंह जीत का दावा करने लगे। सर जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी। मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। लेकिन सवाल यही है कि किसे जनता का मिला आशीर्वाद और किसे जनता ने नकारा है। हालांकि नतीजों के लिए अभी तो इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के मतदाता ने इस बार ठीक ठाक वोट कर उम्मीदवारों को खुश तो कर दिया है, मगर कुछ सीटों पर बन गए कड़े मुकाबलों में जीत का ऊंट किस तरफ मुंह कर बैठेगा देखना दिलचस्प होगा। वैसे चुनाव के नतीजे अब 4 जून को आएंगे, तब तक अटकलबाजी का दौर चलता रहेगा। अब शो में बात करेंगे चलते चलते की। इस सेगमेंट में हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़े दिलचस्प और प्रेरक वीडियो दिखाते हैं। मिलिए अंकित सोनी से, जिन्होंने बिजली के झटके में दोनों हाथ खो दिए थे। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया, मगर इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आज अपने पैरों का उपयोग करके वोट डाला। देखिए ये वीडियो कितना प्रेरक है। दूसरा वीडियो भोपाल का है, जहां दिव्यांग महिला राधा अपने हाथों के बल पर चलकर बूथ तक वोट देने आई। दोनों वीडियो के संदेश स्पष्ट है, हर वोट मायने रखता है, इसलिए अपना वोट देने में कोई बहाना नहीं करना चाहिए।